धीरेन्द्र शास्त्री इस समय अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया और दो टूक कह दिया कि जिसने पाप किया है उसको दंड जरूर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी कलयुग के से ज्यादा छलयुग चल रहा है, ऐसे में कुछ कालनेमी सक्रिय है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर। पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे। आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छलयुग चल रहा है और इस छलयुग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। हर कोई मांग भी कर रहा है कि दंड ऐसी हो जो मिसाल बन जाए। जांच चल रही है, जांच कितनी असरदार ये नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक सरदार की भी चर्चा हो रही है। 8 आरोपियों के बीच ये सरदार कौन है, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। जांच के दौरान सबसे ज्यादा रकम अभी तक अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई है। इसे ही चढ़ावा चोरों का सरदार कहा जा रहा है। अब ये अविनाश शुक्ला कौन है, आप तस्वीर देखिए, ये इस चेहरे को आप पहचान लीजिए। अविनाश शुक्ला कौन गुनहगार है इस चढ़ावा चोरी का, माना जा रहा है कि यही अविनाश शुक्ला सरदार है। दरअसल अविनाश शुक्ला के पास मंदिर में दान के रुपयों को कक्ष तक ले जाने और उसकी काउंटिंग की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि यह दान में आए रुपयों की चोरी करता था और इसने इन रुपयों से अयोध्या के आसपास संपत्ति खरीदनी शुरू कर दी। पैसा आ रहा है तो कहीं तो इस्तेमाल करना था, तो प्रॉपर्टी बना। चढ़ावा चोरी का भांडा फूटने के बाद अविनाश के पास से अभी तक करीब 20,39,000 रुपए की बरामदगी हुई। 20,39,000, जो कि बाकी आरोपियों से काफी ज्यादा है। अविनाश शुक्ला के पास से ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 20,39,000 मिले, जो हमने लगातार स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। इसके पास से करीब 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले, 2 सोने की चेन मिली है, 1 अंगूठी मिली है, चांदी की कई ज्वेलरीज भी एजेंसियों ने बरामद की है। यानी जहां से माल मिला हाथ साफ कर दिया। और इसीलिए कह रहे हैं अविनाश शुक्ला जो है, ये जो चेहरा आपके सामने है, ये सरदार है इस चढ़ावा चोरी का। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है करुणेश पांडे का, जो कि आरोपी अनुकल्प मिश्रा का करीबी है। मंदिर में करुणेश के पास भी दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आने और उनकी गिनती करने की जिम्मेदारी थी। ये करुणेश पांडे की यह तस्वीर है, इसके पास से भी पैसे मिले हैं। चढ़ावा चोरी के रुपयों को ये अयोध्या के आसपास जमीनों में निवेश करता था। मालूम है कि विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, लोग आ रहे हैं तो आसपास कारोबार फैलेगा, लिहाजा जमीन में निवेश करो। और छानबीन के दौरान करुणेश के पास से मिले 18 लाख से ज्यादा की नकदी, जो कि अविनाश शुक्ला के बाद दूसरी सबसे बड़ी बरामदगी है रकम के हिसाब। इसके बाद आरोपी नंबर 3 है, और आरोपी नंबर 3 है, यह तस्वीर आप देखिए, अनुकल्प मिश्रा नाम है। अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में चढ़ावे की गिनती में शामिल रहता था। आरोप है कि यह मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके पैसे बाथरूम में छिपा देता था और इसी रकम से अनुकल्प मिश्रा ने लाखों की संपत्तियां बनाई। क्या चल रहा होगा अनुकल्प मिश्रा के दिमाग से? राम भक्तों का पैसा दान में आया, गिन रहे हैं और दिमाग में चल रहा था कि इसमें से कितना गायब कर देना और बाथरूम में ले जाकर छिपा देना। जांच के दौरान अनुकल्प के पास से एजेंसियों ने तकरीबन 17 लाख रुपए बरामद किए, जो कि तीसरी सबसे बड़ी बरामदगी है। अब आरोपी नंबर 4 को भी देखिए। आरोपी नंबर 4 है लवकुश मिश्रा, जो कि आरोपी अनुकल्प मिश्रा, जिसकी पहले हमने तस्वीर दिखाई, उसका रिश्ते में बहन हुई है और मंदिर में चढ़ावे नकदी की काउंटिंग का सदस्य था, जो पूरी टीम थी उसमें। लवकुश मिश्रा पर भी आरोप है कि इसने चढ़ावा चोरी की रकम से करोड़ों की संपत्तियां बना ली। जांच के दौरान लवकुश के घर से 14.25 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। कोई रखता है इतना पैसा अपने घर में? नकद रखेंगे तब जब कहीं से गड़बड़ करके लाए होंगे पैसा। 5वां नाम भी आपके सामने रखता हूं। 5वां नाम है, तस्वीर तो नहीं है, रमाशंकर मिश्रा नाम है, जिस पर दान पात्रों
को गणना कक्ष तक लेकर जाने और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी थी। यानी रोल ये था कि दान पात्र लिए और काउंटिंग रूम तक ले गए जहां गिनती हो रही है, इनकी निगरानी की जिम्मेदारी थी। रमाशंकर मिश्रा पर आरोप है कि ये आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी करता था। अकेले तो कर नहीं सकते, तो एक टीम बनी हुई थी। जांच के दौरान इसके पास से भी करीब 7.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। अब आरोपी नंबर 6 को देखिए। आरोपी नंबर 6 है मनीष यादव। तस्वीर इसकी भी हालांकि भी नहीं है। मनीष यादव जो कि रिश्ते में रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा है। मंदिर में इसकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना। यह भी उस टीम का सदस्य था जो गिनती में लगे हुए थे। जांच के दौरान मनीष के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपी नंबर 7 टिन्नू यादव। यह तस्वीर भी आप बहुत ध्यान से देखिए, इस चेहरे को भी आप ध्यान रखिए, जो चढ़ावा चोरी में शामिल है। महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। इसकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों की देखरेख करना और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचा देना। टिन्नू यादव पर दान पात्र से करोड़ों रुपए के गबन और अयोध्या समेत आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाने का आरोप लगा है। हालांकि जांच के दौरान इसके पास से अब तक सिर्फ 1 लाख रुपया ही बरामद हुआ। यह भी एक फैक्ट। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने फिलहाल रिमांड पर लिया हुआ है। कल कोर्ट ने उसे 13 घंटे की पुलिस रिमांड दी थी। आज सुबह पुलिस उसे जेल से लेकर पुलिस लाइन पहुंची और यहां पुलिस लाइन में उसका मेडिकल कराकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि 13 घंटे की जो उसे मोहलत मिली है उसमें पूछताछ कर उससे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। माना यह गया कि जिस तरीके से जो अभी तक दावे किए गए पुलिस की तरफ से, सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो अविनाश शुक्ला के घर से ही हुई थी। करीब 20 लाख रुपए और 11 से 21 डॉलर भी उसके घर से बरामद हुए थे। लिहाजा पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं उसके पास से, ये चोरी के पैसे वो मंदिर से बाहर कैसे ले आते थे, चोरी का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो कैसे था। माना जा रहा कि चूँकि मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस इसे मानकर चल रही है, क्योंकि बरामदगी सबसे ज़्यादा इसके पास से हुई है। लिहाजा उससे पूछताछ करेगी। कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने कल जब कोर्ट में इसके रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी तब कहा था कि उन्हें एक मोटरसाइकिल बरामद करनी है जो इसके प्रतापगढ़ वाले आवास पर है। लिहाजा संभावना इस बात की भी है कि आज रिमांड पूरी होने से पहले पुलिस इसे इसके गाँव प्रतापगढ़ भी ले जा और वहाँ ले जाकर भी जो बरामदगी है मोटरसाइकिल की वो कराए। उसके बाद इसे देर रात करीब 10 बजे जो है वापस जेल भेजना होगा, क्योंकि 13 घंटे की रिमांड है। लिहाजा पुलिस इस थोड़े से जो समय मिली है उसी में पूछताछ कर तमाम जो एविडेंसेज हैं उसको कलेक्ट करना चाहती है और दूसरे आरोपियों से कोलैबोरेट करना चाहती है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, अयोध्या। तो ये विनोद मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच के दौरान भी खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि सभी आरोपी जिनकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए थी, उन्होंने कई महीनों से अपनी सैलरी को हाथ तक नहीं लगाया था। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की रिपोर्ट। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। और नया खुलासा ये हुआ है कि जो गिरफ्तार 8 लोग हैं जिन्होंने चंदे में चोरी की है, चढ़ावे में चोरी की है, उनका बैंक डिटेल जब खंगाला जाता है तो पता ये चलता है कि जो उनको सैलरी दी जाती थी, यानी 17 से 20,000 रुपए के आसपास सभी की सैलरी थी, किसी ने भी अपनी सैलरी का जो 1 पैसा था वो अकाउंट से निकाला था। यानी उनका जो खर्च था वो चढ़ावे की चोरी के पैसे से चलता था। जो उन्होंने बेशुमार संपत्तियां खरीदी थी, जो मकान खरीदे थे, जो मकान जमीनें खरीदी थी, वो सब कुछ चंदा के पैसे से ही खरीदा था, चढ़ावे के ही पैसे से खरीदा था। और यही कारण है कि अब एसआईटी लगातार न सिर्फ छोटी मछलियां बल्कि इनको शह देने वाली जो बड़ी मछलियां हैं, मसलन गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, इन सभी से पूछताछ कर रही है। और लगातार ये दूसरा दिन है। देखिए इसके पहले जब एसआईटी की टीम पहुंची थी तो उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पे ही कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उन सभी की गिरफ्तारी हुई थी। और अब एक बार फिर से एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप देगी। तो रामलला के गुनहगारों का हिसाब होगा, और हिसाब होगा। एसआईटी जांच कर रही है, आगे भी जो संभव होगा कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो चेहरे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इन चेहरों को आप ध्यान से देखिए। इन चेहरों के जांच चल रही है, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। इनके पास से रकम की बरामदगी भी हुई है। और सबसे बीच में जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है,
अविनाश शुक्ला, जिसके पास से सबसे ज्यादा बरामदगी, माना जा रहा है कि यही आदमी दरअसल सरदार है, यानी इसी ने सब कुछ किया, यह माना जा रहा है। सबसे बड़ा उसके इर्द गिर्द जो चेहरे हैं, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा या फिर करुणेश पांडे, मनीष यादव, लोकेश मिश्रा, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, ये सभी चेहरे दागदार हैं। और दागदार इसलिए क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने रामधन की चोरी की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भी मुश्किल बढ़ती जा रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने नवभारत से खासतौर पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों ने चोरी की और ये सभी जेल जाएंगे। सुनिए। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। योगी जी कह रहे हैं कि दूध का दूध हम पानी का पानी करेंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर अभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कौन बड़ा लोग है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये तो सब जेल जाने वाले हैं। जेल जाएंगे लोग। हाँ हाँ, आप ही जाओगे गेट तक वहाँ भेजने। जो उन्होंने किया है उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, वक्त आ गया है। वो सब वक्त आ गया है, आप चिंता मत करो। ये लेकर के वहीं जाना गेट तक, जेल की। आगे आपको दिखाएंगे केतन अग्रवाल मर्डर केस से कैसे बढ़ रही है सिया की मुश्किलें। उससे पहले देखिए दिन भर की सुपर 6 खबर। पीएम मोदी कल राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत जोधपुर शहर से होगी, जहां वो नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के बाद पीएम मोदी गुजरात जाएंगे, जहां अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी की गढ़ से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। खबर है कि वो पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान 5 जुलाई को होगा। इसकी पुष्टि जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने नवभारत से की। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि चुनाव में प्रशांत किशोर हवा हो जाए। विधानसभा चुनाव करीब आते ही पंजाब कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने खेमे के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें चन्नी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। वहीं पूर्व विधायक दर्शन सिंह बराड़ ने चन्नी को सीएम का फेस बनाने की मांग की। इसके अलावा सुखजिंदर रंधावा ने अमित शाह और तरुण चुग से भी मुलाकात की, जिसके बाद सियासी पारा हाई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए बातचीत होनी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों के बीच 40 साल से तनाव है, जिसे अब ठीक करने की जरूरत है। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी सांसद तरुण चुग ने पलटवार किया और कहा कि वो पाकिस्तान को आतंकी कैंप बंद करने की सलाह। गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। इसके तहत गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सभी 8 आतंकी गुजरात में जैश ए मोहम्मद का एक सक्रिय नेटवर्क तैयार कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपियों के कॉन्टैक्ट, उनके नेटवर्क और प्लानिंग की गहराई से जांच कर रही हैं। मानसून की एंट्री के साथ ही महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हाहाकार मचा है। मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका बनी है। मौसम विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया। उधर पुणे में आज पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे की जान चली गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। और नवभारत सुपर 6 में अब बात अगली स्पेशल स्टोरी। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी मंगेतर सिया गोयल से पुलिस हर एक राज उगलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। कभी हादसे वाली जगह तो कभी धक्का देने की प्रैक्टिस वाली जगह पर उससे लेकर जाया जा रहा है। इस बीच अब पुलिस ने सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की भी तैयारी कर ली, ताकि जांच को प्रभावित करने वाले उसके किसी भी झूठ को आसानी से पकड़ा जा सके। दरअसल सिया गोयल ने अपने मंगेतर और रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति दे दी और यह फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को मामले से जुड़ा कोई आई विटनेस नहीं मिला। सीधे तौर पर सिया और चेतन की कथित साजिश साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं। ऐसे में अब पूरी जांच डिजिटल एविडेंस पर आकर टिक गई, जिसमें कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पुणे पुलिस ने सिया अग्रवाल के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए संभावित सवालों की एक लिस्ट तैयार की, जो उस दौरान उससे पूछे जाएंगे। पुलिस का मकसद इन सवालों के जरिए केतन की हत्या से जुड़े हर एक षड्यंत्र और राज को उजागर करना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिया से सवालों के लिए पुलिस ने 18 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की। इस दौरान सिया से जो संभावित सवाल पूछे जाएंगे
वो भी आपके सामने रख देते हैं। सवाल एक ये पूछा जाएगा कि क्या आपका नाम सिया गोयल है? आमतौर पर यह आइडेंटिटी के लिए पूछा जाता है। सवाल नंबर 2 कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से इस लाई डिटेक्टर परीक्षण में शामिल हो रही हैं? ये सवाल भी पूछा जाएगा। अगला सवाल होगा कि क्या आप केतन अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से जानते थे? क्या आपकी केतन अग्रवाल से सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी? 5वां सवाल होगा कि क्या आप चेतन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? क्या जून 2026 के दौरान आपका चेतन चौधरी से नियमित संपर्क था? क्या आप 18 जून 2026 को लौगढ़ क्षेत्र में गई थे? क्या 18 जून को आपकी मुलाकात केतन अग्रवाल से हुई थी? और अगला सवाल यानी सवाल नंबर 9 की क्या 18 जून को आपकी मुलाकात चेतन चौधरी से भी हुई थी? सवाल नंबर 10 यानी 10वां सवाल कि क्या 18 जून को आप केतन और चेतन एक ही स्थान पर मौजूद थे? क्या आपने 18 जून से पहले केतन को लौगढ़ जाने के लिए कहा था? क्या आपने 18 जून से पहले चेतन चौधरी के साथ लौगढ़ जाने की कोई योजना बनाई थी? 13वां सवाल कि क्या घटना से पहले आपने केतन की लोकेशन या गतिविधियों की जानकारी चेतन चौधरी के साथ क्या साझा की थी? क्या 18 जून को लौगढ़ में केतन अग्रवाल के साथ किसी प्रकार की कोई शारीरिक झड़प हुई थी क्या? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपने केतन अग्रवाल को किसी भी प्रकार से धक्का दिया था? क्या आपने किसी अन्य व्यक्ति को केतन अग्रवाल के साथ बल प्रयोग करते हुए देखा? क्या घटना के बाद आपने इस मामले से जुड़ा कोई चैट, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या फिर डिजिटल डेटा क्या आपने फोन से आपने रिमूव किया? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपको केतन अग्रवाल की मृत्यु के वास्तविक कारण या परिस्थितियों की ऐसी जानकारी है जो आपने अभी तक एजेंसियों को नहीं बताई है, साझा नहीं की है? आप इन सवालों का आप सीक्वेंस समझिए शुरुआत से, यानी आइडेंटिटी से लेकर आखिर तक, ताकि एक एक बात दूध का दूध पानी का पानी हो सके और पूरा एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो सके सच का। इस बीच नवभारत की टीम ने आरोपी चेतन चौधरी के चाचा से भी बातचीत की। उनके मुताबिक परिवार को चेतन और सिया की दोस्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई गुनहगार है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सिया के साथ उसका, वो एक क्रिकेट मैच मार्केट में वो मैच जो हुआ था उसमें दोनों भी एक साथ दिख रहे हैं। क्या दोनों की दोस्ती थी, ऐसा कुछ? वही देखिए दोस्ती हमने तो देखा नहीं उनका साथ, हमने उनको कभी साथ में नहीं देखा। अब वो भी अभी वायरल हो रहा है वीडियो, अभी समझ में आ रहा है कि अभी वो ड्रेस पहने हुए क्रिकेट की, तो उधर हमने नहीं देखा। हम गए नहीं, हम कोई हर दिन रोज मैच होता था, हम हर रोज तो जाते नहीं थे, खाली संडे के छुट्टी के दिन हम देखने को जाते थे। पर कभी सिया और चेतन कभी आपको एक साथ दिखे? नहीं, हमारे घर में परिवार में हमारे बीबी, हमारे भाई, दूसरे भाई, किसी ने कभी चेतन को नहीं देखा। कभी शॉप पर आई थी वो? कभी चेतन सिया को कभी साथ में नहीं देखा। अच्छा, आपको लगता है चेतन ने केतन की हत्या की रहेगी? ऐसा लगता है आपको इस तरह से कुछ किया रहेगा उसने? नहीं देखो, ये अभी नाम तो ये जो भी घटना सुन रहे हैं इसमें चेतन, सिया, ये सब जो